हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो गाइस, ये हमारे पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इसमें मेंशन्ड है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी, कोई उसमें स्पेसिफिक टॉपिक नहीं करने हैं। तो इंडियन इकोनॉमी जैसे आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में पार्ट 7 नंबर पे है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में करेंगे। कल हमने अपलोड किए थे क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जैक्टली उसी में से हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएँ क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा है कि जो सेंट्रल बैंक पूछा है आपसे। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है, या फिर कौन से दो हैं, या कौन से तीन बैंक्स हैं जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैं जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन बी है सेकंड ओनली। ऑप्शन सी है फर्स्ट ओनली। ऑप्शन डी है सेकंड एंड थर्ड। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका राइट आंसर लगा दिया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही था, तो इसका राइट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है एज सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का आपने सुना होगा वर्ड को। सिंपली आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डेप्रिसिएशन को डिफाइन करता है। ऑप्शंस जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन ए फायर एक्सीडेंट, या फिर लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर, क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लेबर ट्रबल, या फिर क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। ठीक है, तो मैं आई होप आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स ओवर ड्यू टू वेयर एंड टेयर, कोई भी इक्विपमेंट जो हमने मशीनरी लगाई है वो जब टाइम आने पर उसमें कोई भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो एक तरह की डेप्रिसिएशन हो जाएगी उसकी, जो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में होगी। जैसे आप अगर कोई कार ही परचेज़ करते हैं तो जो उसकी स्टार्टिंग में आपने ली होगी, जैसे 5 लाख की अगर आपने कार स्टार्टिंग में ख़रीदी है, तो वो 5 ईयर के बाद उसकी जब कॉस्ट होगी 3,50,000 हो जाएगी। तो वो जो 1,50,000 जो उसकी प्राइस कम हुआ है वो डेप्रिसिएशन होगी, ये याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जनरली डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन क्रिएट इन्फ्लेशन। आपको बोला है कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उससे क्या होता है, वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। हाउ एवर इट कैन बी चेक्ड इफ़, तो आपको बोला है कि वो उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं हम इन्फ्लेशन को होने से। ठीक है, ऑप्शंस जब तक पढ़ूंगा आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द एग्रीगेट सप्लाई इन द एग्रीगेट डिमांड रेशो, ऑल द इन्वेस्टमेंट इज इंडिकेटेड एज पेमेंट ऑन नेशनल डेप्ट ओनली, या फिर ओनली द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज। ठीक है, आई होप आपने और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर दिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा क्वेश्चन थर्ड का। इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है एग्रीगेट सप्लाई इन द एग्रीगेट डिमांड रेशो। ठीक है, सप्लाई और डिमांड का आपने पढ़ा ही होगा, तो इससे भी होता है। और साथ में ऑल द इन्वेस्टमेंट इज इंडिकेटेड एज पेमेंट ऑन नेशनल डेप्ट ओनली, ये भी, और ओनली द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज, ये भी। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द अब राइट रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ARDC मर्ज्ड विद ऑन 12 जुलाई 1982। ठीक है,
ARDC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। पहले इसका नाम था ARC, लेकिन उसके बाद इसको 1975 में ARDC बना दिया गया था, यानी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो इसका आपको पूछा गया है कि ARDC जो मर्ज हुई थी किस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑप्शंस जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है एक्सिम बैंक, या ऑप्शन सी है RBI, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड के साथ ही ये मर्ज हुआ था, कब, 1982 में। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स होते हैं जब हम कोई कंट्री अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करके मैन्युफैक्चर करके सामान बाहर बेचती है, ठीक है। तो जब वहाँ से बाहर से कोई चीज़ अपनी कंट्री में मंगवाएगी तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको पता ही होगा। तो एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब है कि जब हम जो हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम वहाँ पे बाहर सरप्लस करने लगे, यानी सिंपली आप सरप्लस का यहाँ पे ये मतलब समझ सकते हो कि इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जब हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है दी कंट्रीज़ स्ट्रिंजेंट इंपोर्ट पॉलिसी होगी, या फिर डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में होगी, या फिर द कंट्रीज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन वैल्यू होगी, या फिर नन ऑफ वर्क, इसमें से कोई भी नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर दिया होगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट हमारा रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी डेवलपमेंट होगी, किससे, एक्सपोर्ट सरप्लस से। एक्सपोर्ट सरप्लस से नेशनल में कैसे होगी, क्योंकि जब जो लोकल्स हैं जब वो उनकी प्रोड्यूस है बाहर एक्सपोर्ट होगी तो उनकी तो डेवलपमेंट होगी ही उससे, और इंटरनेशनली भी होती है जब हम कंट्री ट्रेड करती है अदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज, इफ़ RBI रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, CRR बोलते हैं इसको। तो कैश रिजर्व रेशो को जब RBI रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, तो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। तो फिर आप बताओ कि क्रेडिट क्रिएशन में क्या होगा। क्रेडिट यानी जब कोई लोन्स देते हैं बैंक, उसमें क्या इफेक्ट रहेगा, सिंपली आपसे ये पूछा हुआ है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए RBI जब ये रिज़र्व रेशो जो है कैश रिज़र्व रेशो है ये रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी, इससे क्या होगा, जो बैंक्स हैं उनके पास जो मनी है, मनी सप्लाई है या फिर मनी है, वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उनको रिज़र्व कम रखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो आपको ऑप्शंस हैं, आप इजली आंसर कर पाएंगे। आई होप। अब ऑप्शन जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है देयर विल बी नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इससे। ऑप्शन बी है इट विल डिक्रीज़, या फिर डिक्रीज़ होगा, या फिर इट विल इंक्रीज़, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन सी हमारा, ठीक है। इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज़, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इंक्रीज़ होगी, ये याद रखना आप, ठीक है। लोन्स अब बैंक ज़्यादा दे पाएंगे, लोगों को लोन्स मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन 7 है इसके बाद, विच ऑप्शन इज़ नॉट मेंशन इन ए फर्म्स बैलेंस शीट। आपसे सिंपली पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फर्म्स की बैलेंस शीट में मेंशन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कैश हेल्ड एट द बैंक, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, या फिर टोटल इशूड कैपिटल, या फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड, ठीक है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट जो है ये मेंशन नहीं होगा बैलेंस शीट में फर्म्स की, याद रखना। ये तो इवन अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कई बच्चों ने, अगर किसी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी की होगी। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन
इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिव स्पेशल असिस्टेंस टू, किसको स्पेशल असिस्टेंस देती है? ऑप्शंस जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, या फिर एग्रीकल्चर फार्म्स को। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद? सिंपली आपसे पूछा है जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं ये किससे डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं? जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस करने की कोशिश करना। ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर ऑप्शन डी है फार्मर्स। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स के साथ ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, ताकि हमारी इन फ्यूचर कोई वीडियो आएगी तो आप उसको देख पाओ। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सिंपली आपसे पूछा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन कंप्लीट बैंक कौन सा था। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक कौन सा था जिसको मैनेज भी इंडिया ने किया था और सब कुछ उसमें इंडियंस ने किया था। तो ऑप्शन जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है 1794, ऑप्शन बी है 1894, ऑप्शन सी है 1896, और ऑप्शन डी है 1902। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 1894। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 है हमारा, व्हाट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं करती है? तो ऑप्शन ए है ग्रांट्स टू स्टेट्स, ऑप्शन बी है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ऑप्शन सी है एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, या फिर ऑप्शन डी है डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो गाइज आई होप आपने अगर इसका राइट आंसर गेस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन डी है ये राइट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है इसको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ICICI इज़ द नेम ऑफ, सिंपली मैं इसका हमको आंसर बता देता हूँ क्योंकि इसका आंसर दिख गया होगा आपको। ICICI बैंक जो है ये क्या है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन है, गिल्ट एज मार्केट मीन्स, गिल्ट एज मार्केट का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस हैं बुलियन मार्केट, ऑप्शन बी है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऑप्शन सी है मार्केट ऑफ गन्स, ऑप्शन डी है मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स। ठीक है, तो आई होप आपने इसका राइट आंसर गैस कर दिया होगा। तो गाइज इसका ऑप्शन डी नहीं है, इसका ऑप्शन है, अगर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा था आंसर लेकिन वो ऑप्शन बी था, ना कि ऑप्शन डी। ठीक है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये गिल्ट एज मार्केट के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। 14 है, इन द लास्ट वन डिकेड, लास्ट डिकेड में आपको बताना है विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया। आपको सिंपली पूछा हुआ है कि किस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा FDI को मतलब अट्रैक्ट किया है, आप सिंपली मान सकते हैं लास्ट डिकेड में। ठीक है, जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है केमिकल्स अदर देन फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी है सर्विस सेक्टर ने, ऑप्शन सी है फूड प्रोसेसिंग में, ऑप्शन डी है टेलीकम्युनिकेशन में। तो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यानी टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा FDI जो है वो आई है, ये आप देख सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स, कि आपसे सिंपली पूछा है कि जो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का क्या मतलब होता है। जब तक ऑप्शंस पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गेस कर लेना। ऑप्शन ए है रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द करेंसी वाइज वर्सी मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड
करेंसीज, या फिर ऑप्शन बी है परमिटिंग द करेंसी टू सीक इट्स वर्थ इन द इंटरनेशनल मार्केट, या फिर ऑप्शन सी है फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ द करेंसी इन कंजक्शन विद द मोमेंट इन द वैल्यू ऑफ ए बास्केट ऑफ प्री डिटरमाइंड करेंसीज, या फिर ऑप्शन डी है फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी इन मल्टीलेटरल कंसल्टेशंस विद द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द वर्ल्ड बैंक एंड द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो मैं आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ज़्यादा टाइम लगता है तो आप पास करके आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट रहेगा गाइज ऑप्शन ए, यानी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी वाइज वर्सा मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज। ठीक है, आई होप आपने 15 का भी राइट आंसर जो है कर लिया होगा। तो इस 16 का राइट मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इसमें आपको याद ये रखना है कि जब सेकंड नेशनलाइजेशन हुई थी कमर्शियल बैंक्स की, तो उसमें कितने बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज हुए थे। तो मैं आपको इसका राइट बता दूं, 6 बैंक जो थे वो नेशनलाइज हुए थे। ऑप्शन सी 16 का राइट रहेगा। सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स में 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे, याद रखना है। ठीक है आपको। इसके बाद चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें पूछा गया है, सिंस इंडिपेंडेंस बोथ डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैव इंक्रीज, द इंक्रीज इन द फार्मर बीइंग ए लिटल मोर देन इन द अदर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व। सिंपली ये बहुत कुछ ऊपर लिख दिया है, लेकिन आपको सिंपली ये बताना है कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं सिंस इंडिपेंडेंस आपको बताना है। ठीक है, वही चलते आ रहे हैं। तो मैं आपको ऑप्शन जब तक पढ़ता हूँ आप राइट आंसर गैस कर लेना। तो ऑप्शन ए है कि 1 and 2 बोथ, ऑप्शन बी है 1 ओनली, ऑप्शन सी है 1 2nd and 3rd, ऑप्शन डी है 2nd 3rd and 4th। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर गैस कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज़ और गवर्नमेंट इसके अंदर आता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इरिगेशन जो है ये इसमें नहीं आता है, ये डेवलपमेंट में आता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में नहीं। ठीक है, तो इसके बाद सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI वाज फाउंडेड इन द ईयर। सिंपली आपसे पूछा है RBI फाउंड कब हुई थी। ठीक है, आई होप आप राइट आंसर इसका गैस कर लेंगे। ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1939 में, ऑप्शन सी है 1940 में, या फिर ऑप्शन डी है 1948 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका मैं सीधा आपको राइट आंसर बता देता हूँ। आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा। 1 अप्रैल, याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को RBI जो थी वो फाउंड हुआ था। ठीक है, अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। इफ़ ऑल द बैंक्स इन एन इकॉनमी आर नेशनलाइज एंड कन्वर्टेड इनटू ए मोनोपोली बैंक, द टोटल डिपॉजिट्स क्या होंगे। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर सामने आ गया है, तो मैं आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ इसका। ऑप्शन सी राइट रहेगा। विल नाइदर इंक्रीज या नॉट डिक्रीज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सिंपली समझ सकते हो, इफ़ ऑल द बैंक्स, अगर सभी बैंक इकोनॉमी में नेशनलाइज हो जाएंगे और कन्वर्टेड हो जाएंगे उनको मोनोपोली बैंक में, तो उससे क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना ही डिक्रीज़ करेंगे डिपॉजिट्स, ना ही इंक्रीज करेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर आप मुझे करके दोगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है, इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन। सिंपली आपको बताना है कि इंडिया ने डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज में चेंज किया कब से। ऑप्शन ए है अप्रैल 1995 से, ऑप्शन बी है अप्रैल 1957 से, ऑप्शन सी है अप्रैल 1958 से, ऑप्शन डी है अप्रैल 1959 से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज। इंडिया ने कब चेंज किया डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके आपने बताना है। जो भी राइट आंसर्स करेंगे उनको मैं हार्ट दूंगा, उससे आप समझ लेना कि वो राइट आंसर है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।